चलिए आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे क्या? देखिए हमारा एक टॉपिक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये जानना है। लिखा एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। 4 टॉपिक है जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स में है। इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। तो डिटेल पढ़ने के लिए देखिए आपको हमने पढ़ाया पॉलीमर। पॉलीमर में हमने क्या बताया था कि मोनोमर यूनिट जो होंगे वो कई मॉलिक्यूल मिलके, कई मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो जो पॉलीमर होता है, इसी पॉलीमर से क्या बनेगा हमारा, इनमें से जो बायोमोलिक्यूल होते हैं इनके सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं। तो जो होगा ये हमारा होगा क्या, ये होगा बायोमोलिक्यूल। क्या होगा हमारा? बायोमोलिक्यूल। अब कह रहा है कि हमारे पास जो टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो सारे टॉपिक हमें हैं। जैसे हो गया इंपॉर्टेंट, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर जगह पूछा जाता है, वो है हमारा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद आपका एक टॉपिक आता है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है ये लगभग आपके बायो में भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद एक टॉपिक आता है पेप्टाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी एक दूसरे से रिलेशन सभी का है। तो सभी के एक दूसरे से रिलेशन है, तो इसको जानना जरूरी है। जो हमारे लिए क्या है, बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, जो हमारी बॉडी में फंक्शन पाए जाते हैं, जो इंक्रीमेंट होती है, सारी की सारी चीजें, इसीलिए इसका नाम है बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल। तो इसमें हमें सभी चीजों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हमने कह दिया कि प्रोटीन क्या होता है, तो आपको प्रोटीन के बारे में डिटेल जानना है। एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जो क्या है हमारे बायोमोलिक्यूल के पार्ट है। क्या है? बायोमोलिक्यूल के पार्ट है। तो जो बायोमोलिक्यूल है हमारा, वो हमारे बायोलॉजिकल संबंधित है। तो जो बायोलॉजिकल शरीर से हमारे रिलेटेड होगा, लिविंग ऑर्गन्स जितने भी होंगे सारे में कोरिलेट करेगा ये सारे फंक्शन। तो ये सारी चीज हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। अब देखिए हमने एक टॉपिक उठाया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो हम जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है, हमारे शरीर में इसका क्या उपयोग है, क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। हालांकि नुकसान तो बहुत कम है, फायदे सारे हैं। तो हमारी बॉडी में इसके फायदे क्या है, क्या क्या होना चाहिए हमारे शरीर में, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला चीज जानो कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है एक प्रकार का पॉलीमर होता है। क्या होता है? एक टाइप का पॉलीमर होगा। तो क्या अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का क्या होगा हमारा, पॉलीमर होगा। क्या होगा? पॉलीमर। तो जो अगर ये पॉलीमर है तो इसमें कई मॉलिक्यूल मिलके बने होंगे, यानी मोनोमर यूनिट मिलके बने होंगे। तो बात आती है, देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल। जितने भी हमारे लिविंग सेल होते हैं, जितने भी जीवित सेल होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसके है? लिविंग सेल। अब लिविंग सेल क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारा लिविंग सेल का मतलब होता है जीवित, जो प्राणी जीवित हो उनके लिए न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल होंगे सभी में प्रेजेंट होते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ये आपके प्लांट स्पीसीज हो सकते हैं या एनिमल स्पीसीज हो सकते हैं। होना क्या चाहिए? लिविंग होने चाहिए, जीवित होने चाहिए। कह रहा दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या कह रहा है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ है,
डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। किसमें है? डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना, उत्पादन करना, वो होता है रिप्रोडक्शन। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में डेवलप लाना, जैसे वृद्धि करना, वो हो गया। किसी भी चीज को बनाना और वृद्धि करना, इनमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन काम करता है? न्यूक्लिक एसिड। यानी कि बॉडी या सेल को आपको क्या करना है? अगर डेवलप करना है, रिप्रोड्यूस करना है, यानी नया बनाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, आप जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका मतलब आपने लिखा है यहाँ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें 100% डीएनए और आरएनए का कार्य होगा। क्या होगा? कि डीएनए और आरएनए 100% इसमें अहम रोल होगा। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सबसे ज्यादा कीमती क्या है? हमारा डीएनए और आरएनए। तो इसमें पाया क्या जाता है? डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम आपको बता देते हैं, यहाँ डीएनए और आरएनए लिख देते हैं। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा है किसका? डीएनए का फुल फॉर्म। और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां कहीं कहीं पे राइबोज भी लिखा रहता है, तो आप उसके लिए परेशान मत होना कि राइबोज लिखा हुआ और आपने राइबो बता दिया। तो यहाँ चाहे आप राइबोज कहो या राइबो कहो, बात एक ही है। तो ये हमारा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे क्या? डीएनए और आरएनए किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड में। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट अगर पूछे आपका मेन क्या होगा, तो होगा डीएनए एंड आरएनए। इसी दोनों इनको भी बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल। किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। बिल्कुल कह सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड आर जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। तो कह रहा है दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी चीज ट्रांसफर जो होता है, जो भी पीढ़ीगत वंशागत जाती हैं, वो सारी होती है हमारी जेनेटिक होती है। क्या होती है? जेनेटिक, जिसे हम बोलते हैं वंशागत। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो जाते हैं। जैसे कोई दादा बाबा परदादा जितने भी होते हैं, सबको एक में जोड़ा जाता है, एक कनेक्शन बनाया जाता है, तो वो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक। क्या बोलते हैं? जेनेटिक। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे हमारे बाबा हुए, फिर हमारे पापा हुए, फिर हम हुए, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हमारे बच्चों के बच्चे हुए। तो ये हमारा क्या है? ये जनरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन सभी में एक जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए एंड आरएनए। क्या होगा? डीएनए एंड आरएनए। कोई ना कोई चीज इसमें एक मैच कर रहा होगा, और वो किसकी वजह से होगा? न्यूक्लिक एसिड की वजह से। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा? डीएनए एंड आरएनए। इसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। इसका काम क्या होता है? किसी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए जितनी भी हमारी वंशागति होती है, ले जाने की क्षमता होती है, वो होता है हमारा जनरेशन में ले जाने के लिए न्यूक्लिक एसिड का अहम रोल होता है। अब कह रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है? तो आपको जानना होगा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, इसके लिए केमिकल कंपोजिशन हम क्या यूज करते हैं, क्या क्या होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो कह रहा है न्यूक्लिक एसिड, हमने यहाँ आपको पहले ही बताया डीएनए एंड आरएनए। कह रहा है न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए ऑलरेडी आ गया। आर पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब कह रहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड हम आपको डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी एक टॉपिक ही उस पर डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में हम बाद में आपको चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, एक प्रकार का डीएनए और आरएनए, जो पॉलीमर किसका है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
and polynucleotide are repeating unit of nucleotides। मतलब कह रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका रिपीटिंग यूनिट, यानी कि जैसे हमने पॉलीमर पढ़ा था एक की जगह पे nth मॉलिक्यूल लेते थे, ऐसे ही हमारा न्यूक्लियोटाइड nth मॉलिक्यूल में जुड़ा होगा, जिसको हम बोलेंगे पॉलीमर, और इससे मिलके क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक चीज याद रखना, अगर आपके पास ट्रिक याद हो जाए तो याद रखना, BSP याद रहेगा। आप ये ट्रिक रख दो कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो BSP होता है। BSP का मतलब बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। क्या होगा, बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, सबसे पहले हमने शुगर बनाया, शुगर के लेफ्ट साइड में हमने लिखा बेस और राइट साइड में हमने लिखा फास्फोरिक एसिड। आप इधर से अगर लेफ्ट टू राइट जाओ तो लेफ्ट से चले बेस, शुगर और फास्फोरिक। तो हमने देखो यहाँ लिखा BSP। BSP को यहाँ पे याद रखो, इसका मतलब हुआ ये न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाए जाएंगे, बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। तीन चीजें न्यूक्लिक एसिड के लिए बहुत अहम रोल निभाते हैं। क्या, बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। देखो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया, शॉर्ट में, यानी कि बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाएंगी, न्यूक्लिक एसिड। अब कह रहा है कि जो बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड है, ये कैसे बनते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है। तो जो बेस लिखा है इसका मतलब वो आधा नाम लिखा है, फास्फोरिक एसिड ये भी हमारा आधा ही लिखा है, हमारे लिखा है शुगर, शुगर भी हमारा क्या लिखा है, आधा। अब देखो ये घर टाइप का बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आप ये सोच रहे हो कि ये घर टाइप का क्या है। तो ये जो घर बना है, तो इसमें देखो कार्बन के 5 मॉलिक्यूल मिले हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5। इसमें 5 कार्बन है, तो जो 5 होता है उसको हम बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। तो देखो यहाँ लिखा पेंट लिखा है। अब ये शुगर है तो इसको हम लिख देते हैं पेंटोज शुगर, तो बीच में हमने लिख दिया यस, तो ये हो गया पेंटोज शुगर, तो इसको बोलेंगे हम पेंटोज शुगर। अब जो पेंटोज शुगर होता है इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज शुगर में क्या पाई जाएंगी, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। क्या क्या पाई जाएंगी, जो ये घर टाइप का आपको दिख रहा है, ये घर में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। इस घर में कितने लोग हैं भाई, 2 लोग। कौन कौन, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। बात क्लियर है। इसके बाद देखो ये डब्बा सा बन के आपको दिख रहा होगा बेस। क्या लिखा है, बेस। इसका मतलब होता है नाइट्रोजीनियस बेस। क्या लिखा है, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब हुआ कि इसमें नाइट्रोजन 100% मिला होगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्या है, नाइट्रोजन इसमें 100% मिला होगा। अब जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है इसमें 2 लोग पाए जाते हैं। कौन कौन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। क्या पाए जाएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर 2 लोग प्रेजेंट हैं। कौन कौन, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। पेंटोज शुगर में कौन कौन से हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। लास्ट में आप यहां देखो लिखा है फास्फोरस, तो यहां पे लिखा है फास्फोरस। ये हमारा क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है, फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4 पर -3, इसको बोलते हैं फास्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं, ये देखो प्यूरिन, राइबोज, शुगर, पिरिमिडीन, डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। तो हमने नाइट्रोजीनियस बेस लगाया जो हमने लेफ्ट में रख दिया, उसके बाद पेंटोज शुगर को हमने सेंटर में रख दिया, उसके बाद लास्ट में हमने फास्फेट ग्रुप लगा दिया, और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब इस न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें प्रेजेंट मिली। क्या आपको मिला, बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, जिसमें से नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं, फास्फेट
ग्रुप बोलते हैं। अब कह रहा है कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो इसमें जो प्रेजेंट होगा वो होगा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, किसमें, नाइट्रोजीनियस बेस में। आगे कह रहा है पेंटोज शुगर है, तो जो पेंटोज शुगर है इसमें दो चीज पाई जाएंगी, क्या क्या, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। जो फास्फेट ग्रुप है वो PO4 पर -3 होता है, इसको हम बोलते हैं फास्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीजें थी न्यूक्लिक एसिड के लिए जो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, इनमें तीन चीजें प्रेजेंट होंगी एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कह रहा है कि यहाँ पे आपने पहला टर्म क्या पढ़ा, बेस, यहाँ क्या दिया है, बेस। तो आप बेस के बारे में डिस्कस करोगे तो बेस का हमने नाम क्या बताया, नाइट्रोजीनियस बेस। क्या बताया, नाइट्रोजीनियस बेस। तो पहला जो टर्म हमने लिखा नाइट्रोजीनियस बेस लिखा, क्या लिखा, नाइट्रोजीनियस बेस। अब आप बताओ कि इस नाइट्रोजीनियस बेस में क्या क्या प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजीनियस बेस में क्या है, एक तो प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। क्या है, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। तो जो प्यूरिन होगा, देखो यहाँ लिखा है देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस। इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है प्यूरिन और दूसरे का नाम है पिरिमिडिन। क्या नाम है, पहले का नाम प्यूरिन और दूसरे का नाम पिरिमिडिन। क्या नाम है, पिरिमिडिन। अब कहता है कि जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है इसमें भी चीजें हो पाई जाती है, जैसे आपने सुना होगा डीएनए मटेरियल। अब हम आपको थोड़ा सा एक टॉपिक बताते हैं डीएनए मटेरियल के बारे में। तो डीएनए में आपने देखा होगा 5 चीजें बहुत कॉमन पाई जाती हैं डीएनए और आरएनए में। तो जिसके लिए हम देखे होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल में पाए जाते हैं। क्या, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। तो हमने यहाँ लिखा है 2 नाम, एक लिखा है प्यूरिन और एक लिखा है पिरिमिडिन। तो जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन में 2 लोग पाए जाते हैं, 2 बंदे इसमें बैठे हैं। पहले बंदे का नाम है एडेनिन। क्या नाम है, एडेनिन। हम प्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। किससे प्रेजेंट करेंगे, ए से। दूसरा बंदा इसमें बैठा ग्वानिन। क्या बैठा है, ग्वानिन। इसको हम प्रेजेंट करते हैं जी से। किससे प्रेजेंट करेंगे, जी से। तो जो प्यूरिन होगा इसमें 2 लोग मिलेंगे आपको बैठे हुए। कौन कौन, पहला भाई साहब जो मिलेंगे वो मिलेंगे एडेनिन, दूसरे भाई साहब जो मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे ग्वानिन। क्या मिलेंगे, ग्वानिन। तो हमने क्या पढ़ा कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है इसमें 2 लोग हैं। कौन कौन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और जो प्यूरिन है इस प्यूरिन में 2 लोग बंदे बैठे हैं, एडेनिन और ग्वानिन। अब बात अगर हम करें पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन में 3 लोग बैठे मिलेंगे। कौन से, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। कौन कौन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। किसमें मिलेंगे, पिरिमिडिन में। तो हमने अभी डिस्कस किसके बारे में किया, प्यूरिन। तो प्यूरिन में 2 लोग, एडेनिन और ग्वानिन। कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। और अगर हम बात करें पिरिमिडिन में, तो इसमें जो होगा हमारा थाइमिन। क्या होगा, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। क्या होंगे, 3 चीजें इसमें पाई जाएंगी। किसमें, पिरिमिडिन में। तो प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन, ये 3 किसमें पाए जाएंगे, पिरिमिडिन में। और ये 2 किसमें पाए जाएंगे, प्यूरिन में। तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड के जो टर्म अभी हम पढ़े थे, नाइट्रोजीनियस बेस। चलिए देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे प्यूरिन के बारे में। न्यूक्लिक एसिड का एक टर्म था जो नाइट्रोजीनियस बेस में हमने पढ़ा, प्यूरिन। प्यूरिन में कितने चीज थे, 2। कौन कौन सा, एडेनिन और ग्वानिन। तो जो एडेनिन होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा,
और जो ग्वानिन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्यूरिन है तो प्यूरिन कैसे बनेगा। तो प्यूरिन से दो बनेंगे, क्या, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन का फार्मूला क्या होगा। तो प्यूरिन के लिए सबसे पहले जानो, आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है। बना दिया आपने बेंजीन रिंग। अब क्या करना है, इसके दो पोजीशन पे नाइट्रोजन को बैठा दो, दो पे बैठा दिया नाइट्रोजन, यानी कि हुआ क्या, कार्बन की संख्या 4 हुआ और नाइट्रोजन की संख्या 2 हुआ। इसी के जस्ट बगल में पेंटोज को बैठाओगे, इसमें भी 2 नाइट्रोजन को बैठाने हैं, एक यहां बैठा दिया नाइट्रोजन और एक यहां बैठा दिया। अब बात आती है इनको बैलेंस करने की, तो आप यहां बैठा दो, बैलेंस कर दो। तो ये बैलेंस हो गया 3 बॉन्ड से, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया और ये बैलेंस हो गया। तो ये था हमारा प्यूरिन, क्या था, प्यूरिन। अब जो प्यूरिन है, इसी प्यूरिन से एक बनेगा एडेनिन और दूसरा बनेगा ग्वानिन। तो एडेनिन कैसे बनेगा, तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज सेम जो यहां था, इसी के ऊपर अगर आप NH2 ग्रुप जोड़ देते हो तो इसी को हम बोलते हैं एडेनिन। क्या बोलेंगे, एडेनिन। तो ये बन गया हमारा एडेनिन। क्या बन गया, एडेनिन। क्या करना था, जो प्यूरिन था, इसी प्यूरिन के ऊपर जो कार्बन वाली संख्या थी, सॉरी जो कार्बन था, इसी कार्बन के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, NH2 ग्रुप जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। जब आपने नाइट्रो ग्रुप जोड़ा तो NH2 ग्रुप जैसे ही आपने जोड़ा तो ये बन गया हमारा क्या, एडेनिन। क्या बना, एडेनिन। ये हो गया हमारा एडेनिन। क्या हो गया, एडेनिन। बना किससे, प्यूरिन से। अब कह रहा है कि दूसरा हमारा कौन है, ग्वानिन है। तो ग्वानिन का फार्मूला क्या होगा, देखो सेम जैसे आपने यहां बना रखा था, दोबारा से हम आपको बनाते हैं। आपको एक बेंजीन रिंग बनाना है। क्या बनाना है, बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन में क्या करना है, आपको यहां और यहां क्या बैठा दो, नाइट्रोजन को बैठा दो। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सेम इसके बाद पेंटोज शुगर को यहां बैठा दो, यहां नाइट्रोजन लगा दो, यहां हाइड्रोजन और यहां पे नाइट्रोजन को बैठा दो। अब करना क्या है, जैसे हमने एडेनिन में कार्बन के पोजीशन पर NH2 बैठाया था, इसमें क्या होगा, कार्बन के पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन को बैठाना है। कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ के किसे बैठाओगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन बैठ गया, तो यहां बैठा दिया हमने ऑक्सीजन। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, इसकी नहीं हो रही, इसके साथ एक हाइड्रोजन बैठा दो। क्लियर हो गया, देखो ये बैठ गया। बाकी कह रहा है जो नाइट्रोजन ग्रुप आपने ऊपर लगाया था, अब दोनों नाइट्रोजन के बीच में बैठा दो इसको, NH2। तो ये जो फार्मूला आपका बना, इसको हम बोलते हैं ग्वानिन। क्या बोलेंगे, ग्वानिन। आपको करना क्या है, ग्वानिन बनाने के लिए इस कार्बन के पोजीशन पे आपको क्या बना बैठाना है, ऑक्सीजन को, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में आपको क्या बैठाना है, NH2 को। इसे बैलेंस करने के लिए आपको इस पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, उसका क्या नाम होगा, ग्वानिन। क्या नाम होगा, ग्वानिन। अगर हम बात करें एडेनिन बनाने के लिए, तो इस वाले और इस वाले के बीच में जो कार्बन बैठा है, इसी के ऊपर आप एक उठा के बैठा दो, किसको, NH2 ग्रुप को। तो ये आपका बनके तैयार होगा एडेनिन। क्या बनके तैयार होगा, एडेनिन। तो प्यूरिन से हमारे 2 बने, क्या क्या, एडेनिन और ग्वानिन। अब बात आती है प्यूरिन। इसके बाद टॉपिक है हमारा पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन से 3 लोग बनेंगे, कौन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो इन तीनों के बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो तीनों है कौन जो पिरिमिडीन में पाए जा रहे हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.